आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ठीक, प्रोटीन्स टर्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है जिसका नाम है प्रोटियोस। ठीक, प्रोटियोस का मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक, नाम से ही पता चलता है कि प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक, एंड यू माइट बी नोइंग दैट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल केमिकल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक, इसी तरीके से इन एडिशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारी बॉडी में और भी डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, एंजाइम्स के फॉर्म में प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दे कैटालाइज a large number of biochemical reactions. ठीक, they catalyze a number of biochemical reactions. ठीक, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी रिएक्शंस होती है सेल्स के अंदर, ठीक, उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स। ठीक, और एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक, इसी तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और हार्मोन्स का काम क्या होता है? व्हाट आर हार्मोन्स? जो वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक, सो हार्मोन्स दे कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स। ठीक, इसी तरीके से अगर हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, दे एक्ट एज एक तो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। दे आर एसेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एंटीबॉडीज डिफेंड आवर बॉडी, दे डिफेंड our body against foreign invasions. ठीक, सो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी कोई जर्म या कोई भी फॉरेन बाहर का जो कोई भी केमिकल स्पीशीज हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उनको डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। और एंटीबॉडीज जो होती है दे आर आल्सो प्रोटीन्स। ठीक, सो दैट इज व्हाई इट जस्टिफाइज द नेम प्रोटियोस, मींस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक, सो वी कैन डिफाइन प्रोटीन्स एज द वाइटल chemical species which are responsible for the growth and development of body. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, अगर हम प्रोटीन्स की केमिकल कंपोजिशन की बात करें, so chemically proteins have been found to be comprising of amino acids. ठीक, so proteins basically क्या होते हैं? प्रोटीन्स बने होते हैं amino acids की। so अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें, chemically proteins are long chains of amino acids। ठीक, सो प्रोटीन्स असल में क्या होते हैं? केमिकली प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक, तो अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमीनो एसिड्स किनको हम कहेंगे? अमीनो एसिड हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एक एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, सो इफ वी गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला C NH2 COOH H R and H। ठीक, so this is the general representation of an amino acid। ठीक, तो इसके अंदर क्या चीज है? एक एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अमीनो एसिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ अमीनो एसिड्स में अगर हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
होता है, ठीक। दिस विल एक्ट एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नाउ अगर हम अमीनो एसिड्स को देखें, इनमें ये NH2 ग्रुप जो है ये किसी भी कार्बन के साथ लगा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं COOH की बात करूं, ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक। एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अगर अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस अमीनो एसिड को हम नाम देते हैं अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं ये दिखा रहा हूं COOH, देन यू हैव CH2 CHR NH2, ठीक। ये भी एक अमीनो एसिड ही है क्योंकि इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। मगर इस वाले अमीनो एसिड में हमारा NH2 ग्रुप जो है वो किस कार्बन पे लगा है, इस वाले कार्बन पे, एंड दिस कार्बन इज, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, यू विल कॉल दिस एज अ बीटा अमीनो एसिड, ठीक। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा होगा उसको हम बोलेंगे गामा अमीनो एसिड, ठीक। सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक। लेकिन जब हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वी फाइंड दैट प्रोटीन से जो भी अमीनो एसिड्स अभी तक एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, दे आर ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक। सो इस डेफिनेशन को हम और ज्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। वी कैन राइट केमिकली प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। सो दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। और अभी तक अगर हम लिविंग सिस्टम्स की बात करें, देयर आर 26 अमीनो एसिड्स, 26 amino acids have been extracted from proteins. Out of these 26 amino acids, 20 amino acids जो है they are present in almost all the proteins, ठीक है, and 6 amino acids are found in spatial tissues, ठीक, they are found in spatial tissues, ठीक है। तो हम सिर्फ इन 20 amino acids के बारे में इंटरेस्टेड होंगे जो हर किसी प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो amino acids क्या क्या है, I have given the list of these 20 amino acids, you can find out. There is glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, arginine, lysine, glutamic acid, asparagine, aspartic acid, glutamine, threonine. इसी तरीके से you have serine, cysteine, methionine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन, ठीक। ये 20 कॉमन अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इनका क्या दिखाया है, दिस रिप्रेजेंट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, ठीक। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक 3 लेटर सिंबल से, 3 लेटर फॉर्मूला से। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन की अगर बात करें, इसका सिंबल जो होता है दैट इज GLY। सो फर्स्ट 3 लेटर्स यूजुअली, एलानिन में ALA, वैलिन में VAL, ल्यूसीन में LEU, आइसोल्यूसीन का ILE लिया जाता है, आइसो का I और ल्यूसीन का LE, ठीक है ना। सो यू विल रिमेंबर दीज symbols and you will try to remember these 20 amino acids, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्कशन ये हुआ कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक। सो देयर आर 20 कॉमन अमीनो एसिड्स व्हिच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इन अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, अगर आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट्स में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने उस लेक्चर में बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीकों से हम देते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS सिस्टम, और दूसरा होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, जिसको DL सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था वहां पे कि DL सिस्टम इज वैलिड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, ठीक। तो अगर आप इन अमीनो एसिड्स की बात करें, अगर हम अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें जो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे यू कैन फाइंड आउट देयर आर 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। सो जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे पास है उनमें ये अल्फा कार्बन जो है उस पे वो अल्फा कार्बन जो होता है दैट इज ऑलवेज कायरल इन नेचर, ठीक है ना। तो कायरल अगर है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, ठीक। ग्लाइसिन के बगैर जितने भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, उनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। सो इफ यू हैव एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसमें इन ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा उसको हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी ट्राई टू गिव
If we try to give the Fisher projection formula of amino acids की अगर हम बात करें, we can show it like this: NH2 COOH, then you have RNH. ठीक, ये हर किसी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड होगा उसमें यही स्ट्रक्चर होगा. This carbon will be the chiral one, और different amino acids जो है they will be differing in the nature of the R. ठीक, R का वैल्यू डिफरेंट अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होगा जो कि इनको अलग अलग अमीनो एसिड बना देगा. ठीक है ना. सो इफ वी लुक एट दिस कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन. ठीक, अब इस कायरल कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि तरीका लिखने का ये है कि हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप, उसको टॉप पे लिखते हैं. ठीक है ना. एंड वर्टिकल लाइन पे हम मेन कार्बन चेन को दिखाते हैं. ठीक है. सो कार्बन चेन यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू होगी. अब उसमें बचा NH2 ग्रुप एंड H ग्रुप. ठीक है. नाउ NH2 ग्रुप और H ग्रुप में से अगर आपको याद होगा, हमने एक DL सिस्टम के लिए रेफरेंस लिया था ग्लाइसरल्डिहाइड को, और ग्लाइसरल्डिहाइड में हम देख रहे थे लास्ट बट वन कार्बन जो होता था. ठीक है ना, उस पे OH ग्रुप की पोजीशन क्या होती थी. अगर OH राइट साइड में था तो उसको हम D बोलते थे, और अगर OH लेफ्ट साइड में होता है तो उसको हम L बोलते हैं. ठीक, एंड यू विल रिमेंबर इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स इट इज द NH2 ग्रुप. ठीक, वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द NH2 ग्रुप. ठीक, अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में है उसको हम D अमीनो एसिड कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में है उसको हम L अमीनो एसिड कहेंगे. ठीक है. एंड नेचुरली जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, बाय डिफॉल्ट नेचुरली इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल द अमीनो एसिड्स, उन सभी अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप कहां पे होता है? लेफ्ट में. ठीक, सो दे ऑल बिलोंग टू L सीरीज. ठीक है, यू विल कॉल दिस एज L अमीनो एसिड. ठीक, L अमीनो एसिड. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया. फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बन कायरल होता है. अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे. ठीक, उसके बाद हमने बताया तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम डीएल सिस्टम के बेसिस पे देते हैं, और डीएल सिस्टम के बेसिस पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है with respect to the position of NH2 group. If the NH2 is on the left side we call it as L, if it is present on the right side we call it as R. ठीक, and all the naturally occurring proteins, all the naturally occurring amino acids, alpha amino acids, they have been found to be L in nature. That means उनमें NH2 जो होता है वो कहां पे होता है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, और जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमने यहाँ पे लिखे, इनमें किस चीज की डिफरेंस होती है? ये और ये ग्रुप तो सेम होता है सब में, सिर्फ डिफरेंस किसकी होती है? R की. ठीक, मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है ये. ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन में CH COOH NH2 ये तो सब में सेम होगा. ग्लाइसिन में R ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन होता है. बात समझ रहे हैं आप? ठीक, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. ठीक, सो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 NH2COOH. ठीक, now if you look at this carbon, is it chiral? No, because it contains two similar groups. ठीक है, तो दो similar groups हैं, इसमें chiral carbon नहीं है, that is why it is optically inactive. ठीक, so you'll remember glycine is optically inactive and all the other amino acids are optically active. ठीक, इसी तरीके से अगर मैं एलानिन की बात करूं, एलानिन का भी फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा. COOH NH2 उसमें भी, H उसमें भी, और यहाँ पे R ग्रुप जो होता है that is CH3. तो अगर H है ग्लाइसिन, अगर R ग्रुप CH3 है, you call this as alanine. एलानिन. ठीक, इसी तरीके से अगर मैं वैलिन की बात करूं, वैलिन के अंदर उसका स्ट्रक्चर होता है COOH H NH2, then you have this one CH2 CH3. CH2 CH3. This is glycine, this is alanine, this is valine. Valine. Sorry, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्रुप जो होता है that is CH CH3 CH3. This group you call this as isopropyl.
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है R ग्रुप, जिसकी वजह से इसका नाम बनेगा वैलिन, ठीक। इसी तरीके से ल्यूसीन, तो ल्यूसीन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ल्यूसीन के अंदर बाकी तीन सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो R ग्रुप होता है दैट इज CH2 CH CH3 CH3, ठीक। सो R ग्रुप चेंज हो रहे हैं और उनका जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उनके नाम भी चेंज हो रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ल्यूसीन, ठीक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें R ग्रुप्स की डिफरेंस होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल एक और मैं दिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल वी हैव एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये COH CH NH2, ठीक। इसमें जो R ग्रुप होता है, इसका R ग्रुप होता है CH2 COOH, CH2 COOH, this is the R group and you call this amino acid as aspartic acid, aspartic acid, ठीक। इसी तरीके से अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करें, ग्लूटामिक एसिड में स्ट्रक्चर, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश करेंगे, बाकी यहां तक तो सेम। उसका R ग्रुप होता है CH2 CH2 COOH, ठीक। दिस इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सो दीस वर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ these amino acids, alpha amino acids। और ये बात भी हमने क्लियर कर दी कि amino acid में सिर्फ R ग्रुप की डिफरेंस होती है, ठीक है ना। so if you have different types of R groups you will have different types of amino acids, clear। तो अब अगर हम प्रोटीन्स की कंप्लीट डेफिनेशन यहां पे दे दें, we can define proteins as the complex high molecular mass biomolecules or biopolymers, ठीक, which are composed of alpha amino acids and are responsible for growth and maintenance of the body, ठीक है। so we can define proteins as proteins, these are complex high molecular mass biopolymers consisting of alpha amino acids which are responsible for growth and maintenance of living systems, ठीक। so this will be the complete definition of proteins, ठीक है। now we will be discussing the different methods of classification of proteins, ठीक। so classification of proteins, essential and non-essential, essential and non-essential proteins, essential and non-essential proteins, ठीक। essential proteins हम किनको कहते हैं और non-essential किनको कहते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी कुछ एमिनो एसिड्स को खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। और कुछ एमिनो एसिड्स जो है वो हमें जरूरी डाइट के साथ हासिल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, ठीक है, which are essential for the growth and maintenance of the body and which are to be always taken from the diet, ठीक है, एक्सटर्नल डाइट जो हम खाते हैं, ठीक, उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल किनको कहते हैं, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जिनको हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, ठीक। तो ये कहां से हमें मिलते हैं, ये हमें जरूरी डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, ठीक, जो हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकती है, सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक।
नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि वी हैव टू रिमेंबर एसेंशियल कौन है और नॉन एसेंशियल कौन है, ठीक है। सो एसेंशियल आर 10 इन नंबर एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर 10 इन नंबर, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे अमीनो एसिड्स का लिस्ट दिया है, इनमें से 10 अमीनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल है और 10 अमीनो एसिड्स जो है दे आर नॉन एसेंशियल, ठीक। तो इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक याद रखेंगे, दैट इज प्राइवेट टिम हॉल, ठीक। प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल, you will remember this mnemonic, private Tim Hall। so कितने आ गए, 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है ना। अब इस प्राइवेट टिम हॉल में इन लेटर्स का मतलब क्या है, P क्या रिप्रेजेंट करता है, V क्या रिप्रेजेंट करता है, बाकी लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो मैंने इस टेबल में कुछ अमीनो एसिड्स के ऊपर स्टार मार्क किया है, ठीक। स्टार मार्क जिस जिस पे है वो अमीनो एसिड हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक। सो अगर आप P का देखें, P विल रिप्रेजेंट फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, ठीक। इसी तरीके से V will represent valine, T will represent tryptophan, tryptophan, another T will represent threonine, threonine, I means isoleucine, M represents methionine, H represents histidine, A means, A is this one, arginine or ginine, L is leucine and another L is lysine, ठीक। So phenylalanine, then valine, then tryptophan, then threonine, isoleucine, methionine, here methionine, H histidine, A alanine, arginine, कहाँ गया, arginine here, this one, and then you have L and L, leucine and lysine. These are the essential amino acids, ठीक। और जो बाकी रहे glycine, alanine, glutamic acid, asparagine, aspartic acid, glutamine, serine, cysteine, tyrosine and proline. These are non-essential amino acids, ठीक। Another classification method of classification is we have classified amino acids into acidic amino acids, basic amino acids and neutral amino acids, ठीक। क्या मतलब acidic amino acid, basic amino acid और neutral amino acids का, ठीक है। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, हमने अभी कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे ऑलरेडी। सो इफ यू रिमेंबर दैट, हमने उसमें एस्पार्टिक एसिड लिखा था, ग्लूटामिक एसिड लिखा था, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन की बात करें या एलानिन की बात करें, लेट्स से आई विल स्टार्ट विद ग्लाइसिन। सो दिस इज ग्लाइसिन एंड इफ आई राइट दिस वन, ठीक, ये तो मैं लिख रहा हूं, इसका और इसका आप स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं। इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। अमीन ग्रुप इज बेसिक बिकॉज इट कंटेन्स अ लोन पेयर, ठीक, एंड COH वी नो इट इज एन एसिडिक ग्रुप। सो इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिस किसी एमिनो एसिड में जितने COH ग्रुप्स है उतने ही NH2 ग्रुप्स है, जितने एसिडिक ग्रुप्स है उतने ही बेसिक ग्रुप्स भी है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज द न्यूट्रल वन, न्यूट्रल एमिनो एसिड। अगर आप इस एस्पार्टिक एसिड की बात करें, यू कैन सी हियर, एक तो अपना COH है इसमें, ठीक, और अल्काइल ग्रुप जो था हमारा उसके अंदर भी एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड आउट देयर आर 2 एसिडिक ग्रुप्स एंड ओनली 1 अमाइन ग्रुप, ठीक है। 2 एसिडिक ग्रुप्स है और एक बेसिक ग्रुप है। तो इसमें अल्टीमेटली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स इज मोर, ठीक। तो जिसमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स ज्यादा होंगे उसको हम नाम देते हैं एसिडिक एमिनो एसिड, और जिसमें बराबर होंगे एसिडिक ग्रुप्स और अमीन ग्रुप्स उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, और जिसमें
एमाइन ग्रुप्स ज्यादा होंगे, जिसमें एमाइन ग्रुप्स ज्यादा होंगे एसिड ग्रुप्स के मुकाबले में, उसको हम बेसिक अमीनो एसिड का नाम देंगे। ठीक, सो क्लासिफिकेशन मेथड समझ में आ गया आपको कि न्यूट्रल वो जिसमें बराबर एसिड और एमाइन ग्रुप्स, ठीक, एसिडिक वो जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा, बेसिक वो जिसमें एमाइन ग्रुप ज्यादा। ठीक, सो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर एसिडिक कौन सा है और बेसिक वाला कौन सा है। ठीक, देन अगर आपको ये दो पता चल गए, आप न्यूट्रल बता सकते हैं, इनके एक्सक्लूडिंग बाकी सारे क्या होंगे, न्यूट्रल। ठीक, सो एसिडिक ग्रुप्स के लिए आप याद रखेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए आप याद रखेंगे एक निमोनिक, एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए आप यूज रखेंगे, याद रखेंगे एक निमोनिक एसिड्स और as glutamate या glutamic acid, acids और as glutamic acid। so ये आपको, इससे आपको याद रहेगा कि एसिडिक कौन से होते हैं। as means aspartic acid, इनके नाम में भी एसिड आ रहा है, aspartic acid, and glutamic acid is itself एंड एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक, इसी तरीके से बेसिक वाले, बेसिक, ठीक, तो बेसिक के लिए आप निमोनिक याद रखेंगे, बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा बेसिक को, बेसिकली हिस्टोरियंस लव एडवेंचर्स, बेसिकली historians love adventures। ठीक, तो basically means basic, historians means histidine। ठीक, love इसका L it means lysine and adventures में A represent करेगा arginine। ठीक, so histidine, lysine and arginine they are बेसिक एमिनो एसिड, इनमें NH2 ग्रुप्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, तो एसिडिक आपको याद रहा, बेसिक आपको याद रहा, इनके बगैर जितने भी एमिनो एसिड्स होंगे दे विल बी ऑल न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। ठीक, तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है नीट में कि इनमें से बताइए बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, इनमें से बताइए न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा है। बात समझ रहे हैं आप। ठीक, इसी तरीके से इन एडिशन टू दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए OH ग्रुप किसमें प्रेजेंट है। ठीक, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, इनमें से बताइए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है। ठीक, या इनमें से बताइए एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन सा है या एलिफैटिक एमिनो एसिड कौन सा है। ठीक, तो उन चीजों के बारे में भी हम कुछ निमोनिक्स देंगे, यू विल ट्राई टू रिमेंबर दोस निमोनिक्स और आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से बताइए एरोमेटिक कौन सा है, ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन सा है, तो उसके लिए हम एक निमोनिक से याद रखेंगे एरोमेटिक कौन कौन होता है। ठीक, सो यू रिमेंबर दिस निमोनिक एरोप्लेन, मगर एरोप्लेन हम अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक, एरोप्लेन में TT, एरोप्लेन में TT। ठीक, एरो विल रिप्रेजेंट एरोमेटिक। ठीक, प्लेन का PL ये रिप्रेजेंट करेगा फिनाइल एलानीन। ठीक, मैं कुछ नहीं है। ठीक, देन TT में एक है टायरोसिन और दूसरा T जो है दैट इज tryptophan। So these three amino acids they are aromatic in nature, they contain an aromatic ring। ठीक, इसी तरीके से एलिफैटिक के लिए हम याद रखेंगे एक निमोनिक दैट इज अलीफा। अलीफा किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल अलीफा से रिप्रेजेंट होगा एलिफैटिक। अलीफा इज वेरी इंपॉर्टेंट पागल, PAGL। अलीफा इज वेरी इंपॉर्टेंट पागल। ठीक है, अलीफा मींस एलिफैटिक। ठीक है, इस का मतलब आइसोल्यूसिन, वी का मतलब वैलिन, या इसको छोड़ दीजिए आप, वी का मतलब वैलिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, पी मींस प्रोलीन,
A is alanine, G is glycine, and L is leucine. ठीक, 1 2 3 4 5 6. So ये 6 amino acids जो है they are aliphatic in nature. These 3 are aromatic in nature and these 3 are aliphatic in nature. Similarly, कभी पूछा जा सकता है बताइए कि इनमें से कौन सा जो अमीनो एसिड है उसमें OH ग्रुप है. OH ग्रुप मींस अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक, तो उसके लिए हम याद रखेंगे अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग. Alcohol is seriously threatening. Alcohol means OH group. ठीक, is seriously threatening. तो दो अमीनो एसिड्स आप याद रखेंगे, एक है सीरीन, दूसरा है थ्रियोनीन. ठीक, so these two amino acids they contain OH group. ठीक है, इसी तरीके से sometimes you may be asked कि इनमें से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है. ठीक, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए आप याद रखेंगे सल्फर इज checked methodically. Sulfur is checked methodically. Sulfur is checked methodically. ठीक, sulfur is checked methodically means sulfur containing कौन सा है. checked methodically means एक तो है cysteine. Cysteine methodically means methionine. So सिस्टीन एंड मेथियोनिन उनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है. ठीक, एक लास्ट वाला है एमाइड वाला, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग. ठीक, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग के लिए आप याद रखेंगे एमाइड्स आर एज ग्लूटामीन. एमाइड्स आर एज ग्लूटामीन. एज मींस asparagine and glutamine means you have glutamine itself. ठीक, asparagine and glutamine. asparagine और glutamine में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. सो एज ग्लूटामीन, इसी तरीके से हमने बोला था एसिड्स आर एज ग्लूटामिक एसिड, उसमें भी एज है, उसमें भी एस्पार्टिक है. ठीक, लेकिन वहां पे एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है. यहाँ पे एमाइड्स में आप एज का मतलब एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन याद रखिए. ठीक, सो दीस वर सम निमोनिक्स जिसके रिलेटेड आपके नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ज़िविटर आयंस, किनको हम कहते हैं. ठीक, now next term which is very important one जो हम डिफाइन करेंगे that is ज़िविटर आयन और इंटरनल सॉल्ट. इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो ज़िविटर आयन किसको कहते हैं. let's first of all let's draw the structure of general structure of an amino acid. तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड हमने कैसे दिखाया था, कार्बन के साथ एक तो COOH लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक अल्काइल ग्रुप लगा है. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अमीनो एसिड. ठीक, तो अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमीनो एसिड्स में एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है. ठीक, COOH इज एसिडिक इन नेचर और एसिड किसको हम कहते हैं जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखता है. ठीक, तो ऑब्वियसली COOH हैज अ टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव एंड गेट कन्वर्टेड टू COO नेगेटिव. ठीक है, इसी तरीके से NH2 ग्रुप जो होता है इट इज बेसिक इन नेचर. यू नो, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव आयन को एंड इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 पॉजिटिव आयन. ठीक, तो ये एक बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है. ठीक, अब चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो असल में जो एमिनो एसिड हमने बताए उनमें एमिनो एसिड इस फॉर्म में एक्चुअली नहीं होते हैं. ठीक है ना, क्योंकि हमेशा इस एसिडिक ग्रुप को H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रहती है और इस NH2 ग्रुप को उस H पॉजिटिव को लेने की टेंडेंसी रहती है. ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इफ वी टेक अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एमिनो एसिड, उस सॉल्यूशन में एमिनो एसिड इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि वो इस तरीके से एग्जिस्ट होता है. ठीक, कि
NH2 ने बेसिकली क्या किया होता है, इससे जो H पॉजिटिव निकलेगा वो NH2 ले लेता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 पॉजिटिव, ठीक, एंड COOH लूजेस H पॉजिटिव एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ COO नेगेटिव, ठीक है ना। नाउ इफ वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में एक कैटायनिक पार्ट है और एक एनायनिक पार्ट है। जिस किसी भी कंपाउंड में कैटायन और एक एनायन होता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक। अब चूंकि ये सॉल्ट जो है ये बना है इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन की वजह से, ठीक। इस आयन को, इस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड को हम नाम देते हैं जिबिटर आयन, ठीक, वी कॉल इट एज जिबिटर आयन, या इसी को हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक। तो कंक्लूजन ये रहा कि जो एमिनो एसिड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एसिड ग्रुप हमेशा H पॉजिटिव लूज करता है और NH2 उसको गेन करता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द जिबिटर आयन फॉर्म, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, किसका, एमिनो एसिड्स का सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बीकर में एक एमिनो एसिड लिया, ठीक, वो एमिनो एसिड जो है वो किस हालत में होगा, जिबिटर आयन की हालत में होगा, फाइन, ठीक। अब अगर लेट्स ट्राई टू सी इट हियर, COO नेगेटिव NH2 पॉजिटिव, you have COO negative, NH3 positive और NH। तो मैंने सॉल्यूशन लिया किसी भी एमिनो एसिड का, वो किस हालत में होगा, जिबिटर आयन की हालत में, ठीक है ना। अब अगर इस सॉल्यूशन का मैं pH चेंज करता हूं, ठीक, आई एम चेंजिंग द pH, फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन का pH अल्कलाइन बना रहा हूं, आई एम मेकिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन अल्कलाइन, नंबर फर्स्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब मैंने सॉल्यूशन के अंदर क्या डाले हैं, OH नेगेटिव आयंस, बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस बाहर है, ठीक। तो वो OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और अगर आप इस जिबिटर आयन की बात करें, इसमें अब एसिडिक पार्ट कौन एक्ट करेगा, एसिडिक पार्ट एक्ट करेगा एज NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि NH3 पॉजिटिव अब H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। तो ये OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, ये OH नेगेटिव आयंस इस NH3 पॉजिटिव से H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे और वाटर बना देंगे, ठीक है ना। तो NH3 पॉजिटिव से जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, ठीक है, और COO नेगेटिव एज सच रहेगा, ठीक। सो दैट मींस इन अल्कलाइन मीडियम आवर जिबिटर आयन विल नॉट बी प्रेजेंट इन द जिबिटर आयन फॉर्म, इट विल बी प्रेजेंट लाइक दिस, NH2CH और COO नेगेटिव। बात समझ रहे हैं आप। तो हमारा जो एमिनो एसिड है वो जिबिटर आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा इन अल्कलाइन pH, वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रख दूं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक, तो ये जो हमारा एमिनो एसिड है उसकी हालत अब कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड, वो नेगेटिवली चार्ज्ड किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। दैट मींस अगर हमने एक एमिनो एसिड का सॉल्यूशन लिया अल्कलाइन pH में, अल्कलाइन pH में क्या होगा, वो उसमें से NH3 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव निकाल के उसको NH2 में कन्वर्ट करेगा और हमारा एमिनो एसिड एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के फॉर्म में रहेगा। वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन किसकी तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक। इसी तरीके से नंबर सेकंड सिचुएशन है, नंबर सेकंड सिचुएशन ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब सॉल्यूशन का pH बना रहा हूं एसिडिक, एसिडिक मींस मैं H पॉजिटिव आयंस इसमें डाल रहा हूं, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अब बाहर सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस, ठीक। तो H पॉजिटिव आयंस काफी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये COO नेगेटिव इन H पॉजिटिव आयंस को टेक अप करेगा। सो COO नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस को जब लेगा, ठीक, COO नेगेटिव जब H पॉजिटिव आयंस को लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और NH3 पॉजिटिव इट विल रिमेन एज सच, ठीक है ना। सो दैट मींस इन एसिडिक मीडियम द फेट ऑफ दिस amino acid will be like this, NH3 positive CH और COOH, ठीक है। That means acidic
सॉल्यूशन के अंदर हमारा एमिनो एसिड एक पॉजिटिव चार्ज आयन की तरह बिहेव करेगा, और अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हमने एमिनो एसिड को लिया है न्यूट्रल मीडियम में फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो जिविटर आयन के फॉर्म में होगा। अगर मैं पीएच को इंक्रीज कर रहा हूं, अल्कलाइन मीडियम बना रहा हूं, तो हमारा एमिनो एसिड एनाइन के फॉर्म में रहेगा और दिस एनोड की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट मूव करेगा। और अगर हमने पीएच को डिक्रीज किया तो अब वो एज कैटायन एग्जिस्ट होगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पीएच को इस तरीके से चेंज करें, ठीक है ना, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में चेंज करें, ठीक, इट हैज बीन फाउंड दैट हर किसी एमिनो एसिड के लिए एक ऐसा पीएच होता है जिस पीएच पे वो जिविटर आयन के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, आपने पीएच को इंक्रीज किया तो इस हालत में होगा, डिक्रीज किया तो इस हालत में होगा। लेकिन हर किसी एमिनो एसिड के लिए एक मखसूस पीएच होता है, ठीक, उस पीएच पे वो ना इस हालत में रहता है ना इस हालत में रहता है, बल्कि सिंपल जिविटर आयन के फॉर्म में रह जाता है, ठीक है ना। और उस जिविटर आयन के फॉर्म में जिस पीएच पे वो रहता है, ठीक है, तो दैट मींस अगर हमारे सॉल्यूशन में अब जिविटर आयन है खाली, ठीक है, जिविटर आयन में नेगेटिव एंड भी है, पॉजिटिव एंड भी है। इस सूरत में मैं अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। अब चूंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स है, एक इसको अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द एमिनो एसिड, ठीक है। दैट पीएच, जिस पीएच पे एमिनो एसिड नेट मूवमेंट, नेट माइग्रेशन किसी भी प्लेट की तरफ नहीं शो करता है, उस पीएच को हम नाम देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वी कॉल दैट एज isoelectric point, okay? So what is isoelectric point? Isoelectric point is the pH at which the amino acid exists in the form of a neutral ziviter ion. Neutral क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। The pH at which the amino acid exists in the form of a neutral ziviter ion and shows no net movement towards any of the electric plates, ठीक है ना। That pH is what we call as, उसको क्या नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की आप खूबी याद रखिए, खासियत याद रखिए, वो ये कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो एमिनो एसिड होता है वो लेस सॉल्युबल होता है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड इज लेस सॉल्युबल, ठीक है। अगर लेस सॉल्युबल होगा दैट मींस सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक। और इस पीएच पे हम एमिनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एलेनिन और ग्लाइसिन फॉर एग्जांपल दो एमिनो एसिड्स का मिक्सचर दिया है, हमें इनको सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीएच चेंज करूंगा। लिटरेचर में लिखा होगा कि किस पीएच पे ग्लाइसिन जिविटर आयन बनाएगा और किस पीएच पे एलेनिन जिविटर आयन बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले रहे हैं, एक एमिनो एसिड ए है, दूसरा एमिनो एसिड बी है, मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया, तो मैं पीएच चेंज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ए 5.5 pH पे जिविटर आयन बनाता है और B 6.5 pH पे जिविटर आयन बनाता है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस ऐड करता जाऊंगा, एसिड ऐड करता जाऊंगा। जब मैं pH को डिक्रीज करूंगा 6.5 तक, 6.5 तक क्या होगा, B कन्वर्ट हो जाएगा जिविटर आयन में, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया मैं इसको फिल्टर कर सकता हूं और हमारे सॉल्यूशन में पीछे क्या बच जाएगा, एमिनो एसिड A, क्योंकि इसका जिविटर आयन बनता है 5.5 पे और तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप याद रखेंगे कि जिविटर आयन या इंटरनल साल्ट किसको कहते हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहते हैं, सिंपली आप याद रखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड सिंपली एक एमाइड लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज, ठीक। एमाइड लिंकेज जो तब बनता है जब दो एमिनो एसिड्स को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो व्हेन टू एमिनो एसिड्स दे रिएक्ट विद ईच अदर,
कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एमिनो एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं ग्लाइसिन की बात करूं, ठीक, अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखूं, ग्लाइसिन होता है ना CH2 COOH NH2, this is one molecule of glycine and I am treating it with another molecule of glycine NH2 CH2 COOH, ठीक। सो जब मैं इन दो को रिएक्ट करवाऊंगा, व्हाट विल हैपन, इसका एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वो ऐड हो जाते हैं और साथ में वहां पे एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक। सो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज, आई कैन शो इट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा NH2, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ठीक। इसमें से OH और इसमें से H, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा वाटर, ठीक। अब वाटर बाहर आ गया तो ये जो कार्बन था अब ये किसके साथ लिंक हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक। सो द नेक्स्ट न्यू स्पीशीज व्हिच विल बी फॉर्म्ड दैट विल बी लाइक दिस NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C COOH, कैसे होता है, COOH होता है ना ऐसे COOH, ठीक। तो ये OH इसके साथ चला गया, वहां पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, NH के साथ, NH, ठीक। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो अगर आप देखें इन दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये वाला बॉन्ड बन रहा है CONH बॉन्ड, ठीक है, CONH बॉन्ड, and this CONH, this is an amide linkage or CONH, ठीक है, this is an amide linkage, this amide linkage is what we call as a peptide bond, ठीक। So what is a peptide bond? Peptide is an amide bond or an amide linkage which is formed between carboxylic group of one amino acid with the amine group of other amino acid by means of a condensation reaction, ठीक है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से रिमेंबर द टर्म डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ठीक। डाइपेप्टाइड किसको हम कहेंगे, डाइपेप्टाइड हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे, ठीक, दिस मॉलिक्यूल वी कॉल एज अ डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। सो डाइपेप्टाइड सिंपली हम उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें दो एमिनो एसिड ग्रुप्स एक पेप्टाइड बॉन्ड के दो एमिनो एसिड्स एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाएंगे, इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और डाइपेप्टाइड जरूरी नहीं है दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बने, ठीक है। डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन ग्लाइसिन के दरमियान भी बन सकता है, ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान भी बन सकता है, एलानिन और प्रोलीन के दरमियान भी बन सकता है, ठीक है ना। यू विल कॉल इट एज अ डाइपेप्टाइड, ठीक। और अगर मुझे इसका नाम देना हो आई विल कॉल इट एज ग्लाइसिल ग्लाइसिन, ठीक, इसको नाम देंगे ग्लाइसिल ग्लाइसिन। ग्लाइसिल ग्लाइसिन क्या मतलब हो गया, ग्लाइसिल ग्लाइसिन मींस इसमें ग्लाइसिन और ग्लाइसिन आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हो रहे हैं, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है GLY GLY, इट मींस ग्लाइसिन और ग्लाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक डाइपेप्टाइड बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर ग्लाइसिन और एलानिन पेप्टाइड बॉन्ड बनाए यू विल कॉल दैट डाइपेप्टाइड एज ग्लाइसिल एलानिन, ठीक, ग्लाइसिल एलानिन, ठीक। इसी तरीके से एलानिल वैलिन, सो इस तरीके से हम डाइपेप्टाइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ट्राइपेप्टाइड कहूं, ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब है वहां पे तीन एमिनो एसिड ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इस डाइपेप्टाइड की रिएक्शन एक और एमिनो एसिड के साथ फॉर एग्जांपल कर दूं NH2 CH2 COOH, ठीक, एक और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल मैंने लिया तो ऑलरेडी ये डाइपेप्टाइड था। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे OH और H बाहर निकलेगा, दैट मींस दे विल बी नाउ जॉइंड विद दिस बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ठीक, सिंगल बॉन्ड NH, इस तरीके से ये कंबाइन हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, ग्लाइसिन एक और ग्लाइसिन एक और ग्लाइसिन, तो तीन ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स या तीन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं थ्रू
2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक, यू कॉल दिस एज ट्राइपेप्टाइड। इसी तरीके से टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है, यू कैन कॉल। इसी तरीके से अगर बहुत सारे एमिनो एसिड ग्रुप्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? विल कॉल इट एज अ पॉलीपेप्टाइड और ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक। सो पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा? पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स। A large number of peptide bonds will be formed, ठीक। Say for example, we can show the general reaction for that. It will be like this. You have COOH, H or NH2, ठीक है, N times, ठीक, they will be treated with N times NH2 CH or COOH, ठीक, या ऐसे COOH, ठीक है। What will happen? This will combine with this. It will be resulting in the formation of a peptide bond. अब बहुत सारे COOH ग्रुप्स बहुत सारे NH2 ग्रुप्स के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लॉन्ग चेन्स, हाई मॉलिक्यूलर मास चेन्स, ठीक है ना। उनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नाम देंगे, ठीक। उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूं, इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O, ठीक, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, NH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C H और, ठीक, सिंगल बॉन्ड C H और। अगर एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म, ठीक। सिमिलरली यहां से भी कंटिन्यू होगा NH2। अब मैं NH2 नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये यहां से फर्दर कंबाइन हो सकता है, ठीक। आई शुड लाइक दिस, यहां से चेन कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH के बजाय ये OH किसी एक और के साथ कंबाइन हो सकता है, ऐसे यहां से चेन कंटिन्यू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। सो N पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्मड इन दिस molecule and it will result in the formation of long chains, ठीक, long chains जिनको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक। तो अगर आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के इस वाले एंड पे, लास्ट पे क्या होगा? एक COOH ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, और इस वाले एंड पे क्या होगा? एक NH2 ग्रुप होगा, ठीक। तो इस एंड को हम बोलते हैं N टर्मिनस और कार्बन वाले एंड को हम बोलते हैं C टर्मिनस, ठीक। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के कितने एंड्स होते हैं? 2, N टर्मिनस एंड C टर्मिनस। ये बात समझ आई, N टर्मिनस और C टर्मिनस क्या होता है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। नाउ इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स का असल में बना होता है एक एमिनो एसिड, ठीक। तो अगर हम एक प्रोटीन, ठीक, तो अगर हम प्रोटीन्स को ले लें, ठीक, प्रोटीन्स की हम हाइड्रोलिसिस करें, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन किन से बने हैं? अमीनो एसिड्स से, ठीक। और वो कौन से अमीनो एसिड्स? अल्फा अमीनो एसिड्स। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमंग प्रोटीन्स, ठीक। तो अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर जो है 4 लेवल्स के अंडर पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 टाइप्स, वी कैन नॉट से टाइप्स, हम बोलेंगे 4 लेवल्स है इसके स्ट्रक्चर को देखने की, ठीक। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसी तरीके से टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर refers to the sequence
in which amino acids are linked together in polypeptide chain, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने बताया अभी प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स एमिनो एसिड्स के लिंकेजेस से बना होता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन के अंदर उन एमिनो एसिड्स की लिंकेज की सीक्वेंस क्या है, ठीक, कौन किसके साथ लिंक्ड है एमिनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसको हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हमने थोड़ी बहुत सीक्वेंस उसकी दिखाई है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, वैलिन इज लिंक्ड टू हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज लिंक्ड टू थ्रियोनिन, थ्रियोनिन टू प्रोलीन, प्रोलीन टू ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड टू अनदर ग्लूटामिक एसिड, देन टू लाइसिन एंड सो ऑन, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस इन व्हिच द amino acids are linked in polypeptide chain of hemoglobin, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में गड़बड़ होगी, अगर इस सीक्वेंस में इधर उधर होगी, ठीक है ना, वो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज करता है, उसकी फंक्शंस ही चेंज कर देता है, ठीक। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन में ये सीक्वेंस दिखाई है, ठीक, तो अगर हीमोग्लोबिन की इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में इस सीक्वेंस में ये ग्लूटामिक एसिड जहां पे होना चाहिए था, अगर उस ग्लूटामिक एसिड के बजाय उसमें वैलिन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक, जरा देख लीजिए आप, बाकी सारी सीक्वेंस जो है वो सेम है, सिर्फ एक जगह पे गड़बड़ है, जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वहां पे वैलिन है, ठीक। इस सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन, ठीक। तो आपको पता है वो सिकल शेप जैसा हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी वजह से जिसको हम सिकल सेल एनीमिया जिसकी वजह से होता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। सो सेल जो है वो उतना ऑक्सीजन इनटेक लेने की टेंडेंसी जो है वो उसमें कम हो जाती है, ठीक, और वो सब किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पे वैलिन आ जाता है, ठीक। सबसे पहली बार जिस प्रोटीन का जो मतलब जिस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था, दैट इज इंसुलिन, ठीक। सो यू रिमेंबर दैट इंसुलिन वाज द फर्स्ट प्रोटीन जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब स्टडी किया गया था, ठीक, एंड इट वाज स्टडीड बाय फ्रेडरिक सैंगर, ठीक, and he was later on awarded Nobel Prize for this determination of the primary structure। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है, ठीक। तो इंसुलिन के अंदर एक और पॉइंट आप याद रखिए, there are 51 amino acids, ठीक, 51 amino acids are found in insulin in a proper sequence, ठीक है ना, in the form of two chains, ठीक, दो chains, एक चेन में होते हैं 21 एमिनो एसिड्स और दूसरे में होते हैं 30 एमिनो एसिड्स, ठीक है। सो दो चेन्स के फॉर्म में 21 एमिनो एसिड एक में और दूसरे में 30 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, क्लियर। सो दूसरी लेवल जो है इसके स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने अभी बताया कि प्रोटीन जो है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में एमिनो एसिड्स होंगी, ठीक, और एमिनो एसिड्स में आपने अभी देखा कि उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स में C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप्स की अगर आप बात करें, यू कैन सी दैट इसमें जो ये ऑक्सीजन है इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक, नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू हाइड्रोजन, तो और भी बहुत सारे C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप्स होंगे, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O और NH, ठीक, यू नो जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक्ड होता है, ठीक, वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है ना। इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, ठीक। एज अ रिजल्ट उनके दरमियान क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं उनके अंदर जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स और NH ग्रुप्स होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर, जो कन्फॉर्मेशन वो इख्तियार करते हैं
उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कन्फॉर्मेशन which is actually obtained due to hydrogen bonding between carbonyl groups and NH groups। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप्स का देखा गया है। ठीक, एक को हम बोलते हैं नाम, वन इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या है? It is the structure or the arrangement or the conformation which the polypeptide chains attain as a result of hydrogen bonding. So hydrogen bonding is a must. ठीक, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर किसको हम कहते हैं? देखिए, हेलिक्स आपको पता है, हेलिक्स किसको बोलते हैं? ठीक, now हेलिक्स it can be like this, ठीक, or it can be like this. Fine, ठीक, so can you find out the difference between the two? इसमें डिफरेंस ये है कि ये देख लीजिए आप, मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं, ठीक है, ठीक, यहां पे हम क्या जा रहे हैं? राइट हैंड साइड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना? सो यू कॉल दिस एज अ राइट हैंडेड हेलिक्स एंड दिस एज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक, इट हैज बीन फाउंड दैट इसके अंदर जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक, राइट हैंडेड हेलिक्स तो यहाँ पे इसके अंदर होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है, और उस राइट हैंडेड हेलिक्स से कैसे बनाता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाले ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे, मैं पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिखा रहा हूं, ठीक, मैं सिंपली शो कर रहा हूं कि इसमें ये ग्रुप्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक, यू नो इट विल बी लाइक दिस। ठीक, इसी तरीके से यहां पे C डबल बॉन्ड हो किसी जगह पे होगा, इधर NH होगा। ठीक, सिमिलरली यहां पे NH होगा, यहां पे C डबल बॉन्ड होगा। ठीक, एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या होगा? इसके एक एमिनो एसिड का C डबल बॉन्ड और दूसरे के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। ठीक, लाइक दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है कि बीटा हेलिक्स एक अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में ये प्रोटीन्स अपनी कन्फॉर्मेशन बना देते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम ओवरऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, सो वी कैन सिंपली से दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कन्फॉर्मेशन इख्तियार करते हैं उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बीन फाउंड टू बी ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और ए बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होगा? तो इट विल बी लाइक ए शीट। ठीक है, इट विल बी प्लेनर। ठीक, इट विल बी प्लेनर। सो दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, ठीक, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में किसी जगह पे NH ग्रुप होगा, किसी जगह पे C डबल बॉन्ड होगा, किसी जगह पे NH होगा, किसी जगह पे C डबल बॉन्ड और ग्रुप होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, NH होगा, C डबल बॉन्ड होगा, NH होगा, C डबल बॉन्ड होगा। ठीक, तो ये क्या करेंगे? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। नेक्स्ट एक चेन होगी जो इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। Like this. So it may result in the formation of a planar sheet-like structure. This type of arrangement is what we call as a beta pleated sheet structure. ठीक, एक और पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे, वो ये कि जो अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, we also call it as 3.613 हेलिक्स। 3.613 हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और 3.613 हेलिक्स। व्हाट डज दिस 3.613 हेलिक्स मीन? इट मींस दैट जब हम इसकी एक टर्न देखते हैं, ठीक है ना, इसकी एक टर्न में एट एन एवरेज 3.6 एमिनो एसिड्स आर फाउंड। At an average, one helix contains, one turn contains 3.6 amino acids, और इस एमिनो एसिड के अंदर जो ग्रुप्स है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो जब भी इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से क्या बनता है? एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और जब हम इनके मेंबर्स को काउंट करते हैं सो 13 मेंबर की रिंग बन जाती है, 13 मेंबर रिंग। ठीक, इसीलिए इस हेलिकल स्ट्रक्चर को 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक,
और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो है उसमें एक शीट लाइक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए शीट। क्लियर? ठीक। इसी तरीके से एक और चीज भी हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर टू टाइप्स का होता है। एक होता है पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया, देखिए ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन का हमने देखा था एक एन टर्मिनस होता है और एक सी टर्मिनस होता है। तो अगर आप देखें यहां पे जो इसका एंड है वो सी टर्मिनल एंड है और इसका एंड एन टर्मिनल एंड है। यहां पे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एंड है। ठीक। तो अगर सी टर्मिनल इज अलाइन्ड विद एन टर्मिनल, ठीक है, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल आपस में अलाइन्ड है। ठीक। तो यहां पे क्या रन कर रहे हैं? एंटी पैरेलल। इसको हम एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। और अगर दूसरी चेन ऐसी है जिसमें यहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ है, सी टर्मिनल एंड है, इस पे भी सी टर्मिनल एंड है। ठीक। सो इफ दे हैव द सेम टर्मिनल एंड्स which are aligned to each other, at that time you will call it as parallel beta pleated sheet structure। ठीक। So and you will remember an example, parallel के लिए आप एग्जांपल याद रखेंगे केराटिन के अंदर एक पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है और फिब्राइन प्रोटीन जो होता है उसमें एक एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पाया जाता है। फाइन। ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नंबर थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इस प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ठीक है, वो फोल्डिंग करते हैं। ठीक है ना? दे गेट फोल्डेड टू मिनिमाइज देयर वॉल्यूम। ठीक। वो फोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है। उस फोल्डिंग की वजह से वो एक नेट 3 डायमेंशनल शेप इख्तियार करते हैं। ठीक। उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को जो कि ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वजह से एक प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नाम टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर? इट रेफर्स टू द नेट 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दैट इज द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इनटू अ पर्टिकुलर शेप। ठीक है। इसकी 3 डायमेंशंस में एक पर्टिकुलर शेप जो बनती है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ shapes, 3-dimensional shapes, or 2 types of tertiary structures have been found. One is called as fibrous protein. Another is globular protein. Fibrous proteins में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो थिन थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है ना? फाइबरस शेप अटेन करती है। और जिस प्रोटीन में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन प्रोटीन्स को हम फाइबरस प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक। ग्लोबुलर प्रोटीन्स किनको हम बोलते हैं? जिनमें प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो इस तरीके से फोल्डिंग करते हैं दैट दे गिव राइज टू अ स्फेरिकली शेप्ड मॉलिक्यूल। ठीक। उस प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है। सो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल आप याद रखेंगे केराटिन प्रोटीन जो हेयर्स में प्रेजेंट होता है या नेल्स में प्रेजेंट होता है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ फाइब्रस प्रोटीन। एंड यू कैन सी कि वो थिन लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में वो प्रोटीन अवेलेबल होता है। ठीक। इसी तरीके से यू हैव मायोसिन इज द प्रोटीन व्हिच इज फाउंड इन मसल्स। ठीक। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इंसुलिन। ठीक। इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स। ठीक। एल्बुमिन प्रोटीन एंड इंसुलिन प्रोटीन, इनकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। और केराटिन और मायोसिन की 3 डायमेंशनल शेप जो होती है दैट इज फाइब्रस, दे आर थ्रेड लाइक। ठीक है। और याद रखिए हम कि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल और ये जो होते हैं ये टफ होते हैं। ठीक है। इन पर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक।
बात समझ रहे हैं आप? सो टर्शियरी स्ट्रक्चर मींस कि मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो 3 डायमेंशंस में कैसे अरेंज्ड होती है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर शेप जो इख्तियार करते हैं उसको 3 डायमेंशनल या टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड इट हैज बीन फाउंड दैट इट कैन अटेन 2 shapes, fibrous shape और globular shape. Those proteins in which the protein has a 3-dimensional fibrous shape, they are called as fibrous proteins, and जिनमें spherical arrangement होता है उनको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का नाम देते हैं. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर. इसी तरीके से लास्ट में हमारा है एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम भूल गए वो ये है कि इनके अंदर ये शेप्स किसकी वजह से, किन फोर्सेस की वजह से इख्तियार करते हैं. ठीक, सो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइब्रस और द ग्लोब्यूलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको ये वाइंड करते हैं. दे आर नंबर 1 इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरीके से नंबर 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस. डाइसल्फाइड लिंकेजेस. डाइसल्फाइड लिंकेजेस मतलब सल्फर के ब्रिजेस बन जाते हैं, ठीक, चेन्स के दरमियान. इसी तरीके से वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड the last one is electrostatic force of attraction. Electrostatic forces. तो इन forces की वजह से there is folding of proteins into fibrous and globular shape. Fine. ठीक. Now last में हमारे पास बचता है quaternary structure. Quaternary structure. Quaternary structure का मतलब क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मींस, देखिए कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. ठीक, उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं सब यूनिट्स. सब यूनिट्स. ठीक, सो सब यूनिट्स का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ठीक, जैसे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ठीक, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का एक दूसरे के रिलेटेड होता है. ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स in a protein with respect to each other, that is what we call as the quaternary structure. ठीक, so quaternary structure से हमें पता चलता है कि इनके सब यूनिट्स का क्या अरेंजमेंट है और उसमें नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने प्रेजेंट है. नंबर ऑफ सब यूनिट्स. ठीक, मिसाल के तौर पर मैंने बताया हीमोग्लोबिन के अंदर कितने सब यूनिट्स होते हैं? 4 सब यूनिट्स. ठीक, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 सब यूनिट्स. तो उन 4 सब यूनिट्स का अरेंजमेंट क्या होगा? दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है. इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्ट्रक्चर में वो इन फोर्सेस के रिलेटेड पूछा जाता है. ठीक है, जैसे कि हमने बताया अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल होता है वहां पे, मतलब किसकी वजह से वहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और टर्शियरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी ज्यादा रोल होता है along with डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक, लास्ट एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक, डीनेचुरेशन. डिनेचुरेशन का मतलब क्या है? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स मींस अगर हम इस प्रोटीन को फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स के साथ एक्सपोज करते हैं, मतलब अगर मेरे पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ठीक, तो अगर मैं उस प्रोटीन के ऊपर फिजिकल फैक्टर्स अप्लाई करूं, मिसाल के तौर पर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, मैं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक, या उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का पीएच चेंज कर दूं, ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, या उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई केमिकल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक कर देता है. ठीक है ना. इफ by subjecting the protein to a change in temperature or change in pH, ठीक, there is, वहां पे क्या होगा? There is the collapsing of its tertiary and secondary structure. As a result of that collapsing,
प्रोटीन जो है वो अपनी फंक्शन जो उसको करनी थी वो नहीं कर पाता है, ठीक। उस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कहें, डीनेचुरेशन का मतलब है अगर हम किसी फैक्टर से प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसको डिसरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना, उस चेंज को हम डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें, अगर हम बॉइलिंग ऑफ एग की बात करें, एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है उसका अपना एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, तो अगर हम उसको हीट करते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। सॉलिडिफाई होने का मतलब वो उसका हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ब्रेक कर देते हैं, उस चेंज को हम डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक। अब डीनेचुरेशन कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी इरिवर्सिबल, ठीक। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग ऑफ एग की अगर हम बात करें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। इसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता अगर हम बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर हमारी बॉडी को फीवर होता है, ठीक है, फीवर होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। तो जो हमारे एंजाइम्स बॉडी के अंदर होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी का, उसकी वजह से क्या होता है, उन एंजाइम्स का, उन प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता है, उनकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे आ जाता है, वो अपना टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वापस रिटेन करते हैं, वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसके रिवर्स को, डीनेचुरेशन के रिवर्स को हम रीनेचुरेशन कहते हैं। बात क्लियर होगी, ठीक है। सो याद रहे यहाँ पे ये चीज, डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होती है, सिर्फ फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे वहां पे असर पड़ता है। क्लियर, ठीक।